ওই তো নিবিএম স্যার नहीं छीन नहीं है सर गाड़ी नंबर AS10B 002 ये शोर और हंगामा चोरी किए जा रहे लोकतंत्र को पकड़ने का है। एक ऐसा लोकतंत्र जो भारत में मशीन के भीतर जा चुका है और उस लोकतंत्र की अगर चोरी हो जाए और जनता ही पकड़ ले और जनता कहे कि लोकतंत्र का मतलब तो हमारा वोट होता है, लेकिन हमारा वोट जिस मशीन में कैद है और वही चोरी हो गया, तो उसके बाद तो हंगामा मचना ही है। असम में एक मजबूर और अबला ईवीएम को लिफ्ट देते हुए छप्पनिया छैनू के सच्चे हिंदू चुनावी कैंडिडेट की गाड़ी पकड़ाई है। चुनाव आयोग का कहना है कि हम चुनावी पान में ईवीएम को कत्थे की तरह लगाकर चौकीदार के सभी चोरों को परोस रहे हैं और इस पान को चबाकर मजबूर लोकतंत्र पर थूक दिया जाएगा। तो इस ईवीएम की चोरी और उस गाड़ी की मौजूदगी का एहसास असम की सड़कों पर देर शाम तब हुआ जब जानकारी मिली कि दरअसल ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि एक ऐसे बीजेपी के उम्मीदवार की है जो खुद चुनाव मैदान में है। 2016 में ये शख्स चुनाव भी जीता था, लेकिन उसी की गाड़ी के भीतर ईवीएम की मौजूदगी और उसके बाद गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक जो शोर मचा, उसमें पहली बार ऐसा लगा कि लोकतंत्र को कोई भी इस देश में चुरा सकता है और अगर चुराने के बाद वो पकड़ में ना आए तो वो सत्ताधारी हो सकता है और अगर पकड़ में आ जाए तो उसके बाद 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर मामले को रफा दफा किया जा सकता है। गजब का लोकतंत्र है भाई। क्योंकि जिस उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिली, उस उम्मीदवार ने जब चुनावी हलफनामे में इस बात का जिक्र किया था कि गाड़ी हमारी है, तो पहले इस हलफनामे को देख लीजिए। यह हलफनामा चुनाव के वक्त कृष्णेंदु पाल ने भरा था, करीमगंज जनपद पाथरडी विधानसभा, और इन्होंने अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति का जो जिक्र किया वो 5,42,85,559 रुपये है और इसके भीतर जिस गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली उसकी भी तस्वीर देख लीजिए। AS10B 0022 बोलेरो गाड़ी। उसका बाकायदा उन्होंने जिक्र किया है कि ये गाड़ी उन्हीं के नाम पर है। तो हलफनामा आपके सामने है। तो हलफनामे के ज़रिए आप जान गए कि जिस बोलेरो गाड़ी में ईवीएम की मौजूदगी थी वो गाड़ी बीजेपी के ही उम्मीदवार की है। सवाल ये नहीं है कि ये पहली बार हुआ है या बार बार हुआ है। सवाल ये है कि देश में लोकतंत्र का मतलब अगर जनता का वोट है और वोट के आश्रय लोकतंत्र में इस बात का मतलब है कि कोई भी गरीब, रईस, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का इंसान भारत में अगर वोटर है तो उसका वोट भारत में बराबर है और वो अपने वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदों को चुनता है और वही नुमाइंदा विधानसभा या लोकसभा में बैठकर इस देश का कानून बनाता है। लेकिन कानून बनाते वक्त अगर सत्ता को इस बात का एहसास हो जाए कि दरअसल इस लोकतंत्र का पाठ और उसकी परिभाषा उसे ही करनी है, तो फिर टेक्नोलॉजी में हेरफेर का मतलब क्या होगा? ये तो लोकतंत्र को हड़प लेना होगा। दरअसल भारत में ईवीएम को लेकर शोर कोई आज नहीं मचा है। 2009 में पहली बार लालकृष्ण आडवाणी ने यह सवाल उठाया था और सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि दरअसल ये होलसेल फ्रॉड सिस्टम है, और उसके बाद बीजेपी के ही JVL नरसिम्हा राव ने किताब लिख डाली, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर ईवीएम। उस किताब के शब्द जो उन्होंने 2010 में लिखे थे कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम कोई अलग नहीं है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जब एक उम्मीदवार को दिया गया वोट दूसरे उम्मीदवार को मिल गया, या फिर उम्मीदवारों को वो वोट भी मिले जो कभी डाले ही नहीं गए। ये बीजेपी के नेता की किताब के वो लफ्ज़ हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि बीते 10 साल के अंदर जितने भी चुनाव हुए उसमें शक की सुई बार बार ईवीएम की तरफ क्यों गई। लेकिन उसके आगे का सवाल आसाम की इस घटना से जुड़ गया, जिसमें 2-4 अधिकारियों को हटा दिया गया और ये कहा गया कि जिस इलाके की ये ईवीएम थी वहाँ दोबारा वोटिंग कराया जाएगा। लेकिन ये कहने से हर कोई बच गया कि दरअसल ईवीएम के ज़रिए लोकतंत्र को जीने का मतलब कहीं लोकतंत्र को हड़प लेना तो नहीं है, क्योंकि भारत में चुनाव आयोग को लेकर सवाल कई स्तर पर कई बार खड़े हुए हैं। चुनाव आयोग ही की तरह राजनीतिक दलों की पेटियों में अलग अलग माध्यमों से जो पूंजी पहुंच जाती है, उसको लेकर भी सवाल कई मौक़ों पर कई लिहाज से उठाए गए।
इतना ही नहीं, बल्कि चुनाव के वक्त जो पैसों का बोलबाला रहता है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट तक आवाज़ पहुंची। लेकिन सवाल ये है कि पहली बार एक ऐसी सिचुएशन में देश पहुंच गया है जहां पर अपराधी राजनीति में होता है। और ये भी कोई सवाल अहम नहीं है। सवाल ये है कि इस देश में वोटर जो वोट डालता है उसी कोई हैसियत भी इस लोकतंत्र में है या नहीं है, या फिर जिसने जान लिया ईवीएम को अपने फेवर में कैसे करना है, उसके बाद उसके लिए चुनाव का क्या मतलब होगा। सवाल ये है, जनता 5 साल चाहे इंतज़ार करे, जनता चाहे पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो का इंतज़ार करे, जनता चाहे भाषणों का इंतज़ार करे, जनता चाहे मीडिया की रिपोर्ट का इंतज़ार करे, जनता चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए सही तथ्यों की स्थिति में खुद को लाने का प्रयास करे, ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती अगर इलेक्शन के मैकेनिज़्म को कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से कर लेती है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि भारत में अगर किसी राजनीतिक सत्ता को डर ही नहीं लगता कि चुनाव में वो हार जाएगी, तो इसका मतलब मीडिया के ज़रिए अगर बताया जाता है कि उसने शानदार काम किया है और लोगों की ज़मीन के नीचे रेड कारपेट बिछा दी है, आसमान में चकाचौंध बारिश कर दी है और सब बहुत सुखी हैं, लेकिन उसके उलट अगर देखा जाए तो रेड कारपेट की जगह पर उबड़ खाबड़ ज़मीन हो, 2 वक्त की रोटी मुहैया ना हो पा रही हो, इसके लिए संघर्ष है, रोज़गार नहीं है, हालात ऐसे हैं कि किसानों को वाजिब दाम नहीं है, मजदूरों के पास काम नहीं है, डिग्रीधारी के पास रोज़गार नहीं है, बैंक खोखले होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये सारे सवाल कोई मायने नहीं रखते। इसलिए मायने नहीं रखते क्योंकि सवालों को उठाने का कोई मतलब तो तब होगा ना जब कोई असर इलेक्शन पर पड़े। इसलिए इलेक्शन में भावनाओं को भड़काया जाता है। कहीं धर्म के नाम पर नारे लगते हैं, कहीं जाति के नाम पर मोहमाया में अपने पक्ष में करने के हालात बनाए जाते हैं और चुनाव के वक्त ऐसे मुद्दों से बचा जाता है जो इस देश का असल मुद्दा लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा है, चाहे वो आसाम का चुनाव हो या फिर बंगाल का चुनाव हो या फिर तमिलनाडु घुमाइए या केरल के भीतर जो बीजेपी सवाल उठा रही है उन सवालों से 2-2 हाथ कर लीजिए, या फिर पांडुचेरी चले जाइए जो केंद्र शासित राज्य है, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री के भाषणों को सुनिए जो कहते हैं पहली बार अजूबा हो रहा है, राज्य का मंत्री चुनाव में नहीं है और वो हार गया। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कोई डर नहीं है कि हम चुनाव हारे हैं, या एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें जनता किसी को भी वोट दे, वोट राजनीतिक सत्ता के मुताबिक हो जाएगा। ये ऐसा सिचुएशन है जिसमें ईवीएम के हेरफेर के साथ ईवीएम की चोरी और ईवीएम को बदलने की फिरौती चल सकती है अगर किसी भी रूप में कोई चुनाव आयोग का अधिकारी सीधे तौर पर निगरानी करने की स्थिति में ना आया हो। सवाल है, जब अधिकारियों की नियुक्ति और उसमें कौन ऊपरी पद पर होगा उसको अगर सत्ता अपने एतबार से बिसात बिछा कर तय करने लगे तो अधिकारी भी सत्ता के लिए ही काम करेगा। इसलिए फिर लौट आइए ईवीएम के एक ऐसे सवाल पर जो 12 बड़े देशों में बैन है। वेनेजुला में 2017 में, अर्जेंटीना में उसके बाद, फिर इराक में 2018 में। यहाँ भी ये सवाल उठे, कुछ ने बंद कर दिया, कुछ ने सुधार की हालातों का जिक्र किया। अक्टूबर 2019 हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट ने ईवीएम को टेम्पर्ड करने का आरोप लगाया। इलेक्शन कमिश्नर ने क्या किया? नोटिस भेज दिया। मई 2019 हरियाणा में ईवीएम से लदा ट्रक पकड़ा गया और उसी महीने फरीदाबाद में ईवीएम को लेकर जो कुछ हुआ उसमें दोबारा चुनाव के ऑर्डर दे दिए गए। क्या किसी एक जगह पर ईवीएम की चोरी हो जाए, किसी एक ईवीएम को टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगर अपने मुताबिक कर लिया जाए, अगर एक जगह पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो तो क्या सिर्फ वही जगह होगी? इस लोकतंत्र का जो बेस है उसको टेक्नोलॉजी के ज़रिए हिलाया जा रहा है। जहां ईवीएम पकड़ा गया वहां तो ईवीएम के चोर पकड़ में आ गए, लेकिन जहां नहीं पकड़ा गया वहां संभावनाएं बरकरार हैं। उन संभावनाओं के बीच चुनाव आयोग क्यों नहीं जाता? चुनाव आयोग के ऊपर ये दाग कोई आज का नहीं है। 2014 में भी ये दाग लगा था। उस समय कहा गया था कि वीवीपैट को साथ में जोड़ दिया जाए। वीवीपैट का मतलब ये होता है कि जैसे आप ईवीएम का बटन दबाते हैं, उसके साथ लगी हुई मशीन में वीवीपैट की एक पर्ची निकलती है। कुछ सेकंड्स आपको दिखाएगी कि आपने जो बटन दबाया है उस बटन के साथ उस इंसान का नाम और चुनाव चिन्ह निकल कर आए और वो सील बंद बक्से में चली जाती है। यानी किसी को कोई शक हो तो वो उस पर्ची को खोल ले और उस पर्ची का मेल मिलाप दिए गए ईवीएम मशीन में वोट से जोड़ ले। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सारी मशीनों को वीवीपैट से जोड़ने के लिए तकरीबन 30,000 करोड़ का बजट चाहिए। सरकार के पास 30,000 करोड़ का बजट नहीं है। इस देश में लोकतंत्र के सहारे जब सरकारें बनती हैं तो वही सरकार कहती है लोकतंत्र पुख्ता तरीके से बचा रहे हैं और लोकतंत्र वाकई सीलबंद है।
इसके लिए उसके पास बजट नहीं है। लेकिन इस लोकतंत्र को बर्बाद करके, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन तबाह करके, इंस्टीट्यूशन अपने मुताबिक करने के हालात पैदा करने के लिए वक्त भी है, बजट भी है, औजार भी है, हथियार भी है ना कमाल की चीज़। क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत रही बजट को लेकर, वो अगर पूरी नहीं होती है और अगर लगातार लोकतंत्र छिटपुट हालात में कई जगहों पर पकड़ा जाता है, तो इसका मतलब क्या माना जाए। इलेक्शन के पीरियड में पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर निगरानी चुनाव आयोग की होती है। पश्चिम बंगाल का ही एनालिसिस कर लीजिए। सवाल बार बार उभर रहा है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हो गया जिसमें 8 फेज में चुनाव कराने पड़े। एक परसेप्शन ये है कि सत्ताधारी पार्टी को जहां बढ़त मिलती है वहां वोट करती है, इसलिए पश्चिम बंगाल के चुनाव को कई हिस्सों में बांटा गया। एक डिस्ट्रिक्ट को 3-3 हिस्सों में बांटा गया, यानी एक ही जिले में 3 फेज में चुनाव होंगे और ऐसे हालातों में सब कुछ सत्ता के मुताबिक होगा। अब सवाल ये है कि ईवीएम है तो क्या हुआ। ईवीएम तो कोई गलत तो नहीं। बैलेट पेपर गिनने में 40 घंटे लग जाते हैं और अब तो 5 घंटे में किसी भी एक क्वेश्चन का रिजल्ट झटके में आ जाएगा, तो 40 घंटे क्यों लगाया जाए। टेक्नोलॉजी है, उसको 5 घंटे में ले आया जाए। और जब हम लोग मॉडर्न दिशा में बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो रहे हैं, तो ईवीएम के ज़रिए चुनाव कराने में क्या दिक्कत है। यहीं से सवाल शुरू होता है कि अगर डेमोक्रेसी टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और टेक्नोलॉजी के ज़रिए होलसेल फ्रॉड के हालात बनाए जा रहे हैं, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रही। और डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ इसलिए हो रहा है कि वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए चल रही है और टेक्नोलॉजी को अपने मुताबिक कोई भी सत्ता पक्ष कर सकता है, तो फिर मतलब बहुत साफ है, डेमोक्रेसी को सत्ता के मुताबिक बनाने के लिए एक नई बिसात भारत में बिछती चली जा रही है। कई स्तर पर ईवीएम को लेकर अगर सवाल है तो क्या 5 घंटे, क्या 40 घंटे और क्या बजट। बैलेट पेपर के ज़रिए जो बजट होता है, ईवीएम मशीन के ज़रिए उस बजट में बढ़ोतरी हो गई है। वीवीपैट के लिए जो 30,000 करोड़ रुपए लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए जो मांगे जा रहे हैं, 30,000 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है एक लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए। यानी अगर आपको टेक्नोलॉजी पर भी जाना है, यही सवाल उठा था अर्जेंटीना में। भारत के अंदर याद कीजिए भिंड में क्या हुआ। कलेक्टर की मौजूदगी में बटन दबा कहीं और वोट निकल रहा है कमल का फूल। ये हालात क्यों बन रहे थे। ये सारे सवाल इसलिए अहम हैं। डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ करने की परिस्थिति इसके लिए होती चली जा रही है कि पॉलिटिशियन पर लोगों का भरोसा नहीं है और पॉलिटिशियन कुछ अच्छा करेंगे ये लोग मानने को तैयार नहीं है। शायद इसलिए कृष्णेंदु पाल जो पाथरखेड़ी विधानसभा से चुनाव लड़े हैं और उनकी गाड़ी बोलेरो में ईवीएम पाई गई, उसके पाने के बाद इलाके में जहां वोटिंग वोटरों ने दी थी, अब वो दोबारा ईवीएम के पास जाएंगे तो क्या सोचेंगे। क्या हमारे पास कोई अल्टरनेटिव सोच नहीं है। क्या भारत का इलेक्शन कमीशन इतना कमज़ोर है या फिर राजनीतिक सत्ताएं इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि अपने मुताबिक लोकतंत्र को गढ़ना सीख गई हैं। क्योंकि एक के बाद इस देश के अंदर इंस्टीट्यूशन की जो भूमिका सत्ता के लिए रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन लोकतंत्र को बचाइए, क्योंकि जब लोकतंत्र में वोटर की कोई हैसियत नहीं रहेगी, जब जनता की कोई हैसियत नहीं रहेगी, तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब। आज बोलेरो गाड़ी में लोकतंत्र को चुराया जा रहा है। मई 2019 में भरे ट्रक में सिर्फ ईवीएम पकड़ में आए थे। ऑफिसर 16 लाख ईवीएम भारत के चुनाव आयोग के पास हैं। ईवीएम में 2000 वोट डाले जा सकते हैं, यानी एक मशीन में 2000 वोट कैद हैं। इसके लिए मशीन को कितना मैनेज करना है ये भी कोई हिसाब किताब बताने की ज़रूरत नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वाकई डेमोक्रेसी इस हालात में आ चुका है। क्योंकि जिस किताब में बीजेपी के नेता ने 2010 में लिखा था, उन्होंने उसका नाम दिया था डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर ईवीएम। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था डेमोक्रेसी इन डेंजर, जो बाद में देश के चीफ जस्टिस बन गए और अब वो भी पार्लियामेंट में हैं। कमाल का है डेमोक्रेसी साहब। नए भारत में बस इतना ही। इसी तरह मुखौटों के पीछे का सच जानने के लिए देखते रहिए NIN। नई आवाज़, नई परवाज़।